नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का भाग 2। भाग 1 में आपने पाठ पढ़ा। आज लेते हैं उस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्नों के उत्तर। शब्दार्थ है अजीबोगरीब। अजीबोगरीब का अर्थ है विचित्र या आश्चर्यजनक। अगला शब्द आधुनिकतम। आधुनिकतम का अर्थ है सबसे नए। अगला शब्द विवाद। विवाद का अर्थ है भिन्न भिन्न मत। अगला शब्द विकास। विकास का अर्थ है यहाँ पर उन्नति। अगला शब्द अनूठी। अनूठी का अर्थ है यहाँ पर बेजोड़। अगला शब्द भूमिका। भूमिका का अर्थ है योगदान। अगला शब्द सहजकर। सहजकर का अर्थ होता है एकत्र करके। अगला शब्द दायरा। दायरा का अर्थ है यहाँ पर क्षेत्र। अगला शब्द तलाशते और इसका अर्थ है खोजते हुए। अगला शब्द हरकारे। हरकारे का अर्थ है जो पैदल चलकर संदेश पहुंचाते हो या फिर डाकिया। अगला शब्द दस्तावेज। दस्तावेज का अर्थ है महत्वपूर्ण कागज। अगला शब्द दुर्गम। दुर्गम का अर्थ है यहाँ पर जहां पहुंचना कठिन हो, यानी जहां पर अपन कठिनाई से पहुंचते हैं वो। अगला शब्द आवाजाही। आवाजाही का अर्थ है आवागमन। अगला शब्द देहाती दुनिया। देहाती दुनिया का अर्थ है ग्रामीण दुनिया। अगला शब्द तह। तह का अर्थ होता है गहराई। अगला शब्द बेसब्री। बेसब्री का अर्थ है यहाँ पर बेचैनी। अगला शब्द मिसाल। मिसाल का अर्थ है यहाँ पर उदाहरण। अगला शब्द महान हस्तियां। महान हस्तियां का अर्थ है यहाँ पर विशेष लोग। अगला शब्द महासंग्राम। महासंग्राम का अर्थ है यहाँ पर बड़ा युद्ध। अगला शब्द दिग्गज। दिग्गज का अर्थ होता है महान। अगला शब्द जोड़। जोड़ का अर्थ है यहाँ पर बराबर। अगला शब्द है प्रशस्ति पत्र। इसका अर्थ है किसी की बड़ाई करते हुए लिखा गया पत्र। अगला शब्द मुस्तैद। मुस्तैद का अर्थ होता है तैयार या तत्पर। अगला शब्द ढाणियों। ढाणियों का अर्थ होता है कच्ची बस्ती, यानी कच्ची बस्ती में जो लोग रहते हैं उसे कहते हैं ढाणी। ये हो गए अपने इस पाठ के शब्दार्थ पूरे। अब है इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकते, यानी पत्र पढ़ने से जो संतोष हमें मिलता है वह हमें फोन से और एसएमएस से क्यों नहीं मिलता है। उत्तर है इसका फोन पर की गई बातें हम जल्दी भूल जाते हैं, वह एसएमएस पर की गई बात भी अस्थायी होती है। दोनों में संदेश का स्वरूप कैसा होता है, छोटा होता है, जबकि पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति होती है तथा हम उन्हें सहजकर सुरक्षित रख सकते हैं। वह जब चाहे उन्हें पढ़ भी सकते हैं। हम इन पत्रों को एकत्र करके एक पुस्तक का रूप भी दे सकते हैं। फोन और एसएमएस के लिए अगले व्यक्ति के पास भी यह सुविधा होना आवश्यक है, लेकिन पत्र में ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं है। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम जैसा संतोष हमें पत्र देता है वैसा फोन और एसएमएस क्यों नहीं देता। आप सबको पता है फोन और एसएमएस करने के लिए अगले व्यक्ति के पास भी फोन होना आवश्यक है, और उसके पास यदि फोन है तो हम जो बातें करेंगे वो अस्थायी होती है और थोड़ी देर में हम उसको भूल भी जाएंगे, और जो एसएमएस करेंगे हम उसको सहज कर कितने दिनों तक रख पाएंगे, कभी न कभी तो वो डिलीट भी हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। पत्र के अंदर इन साधनों की, फोन की, एसएमएस करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। अगले वाले व्यक्ति के पास कोई साधन है या नहीं है, हम पत्र लिखकर उसको भेज सकते हैं, यानी और उस पत्र लिखे गए पत्र को हम सहज कर भी रख सकते हैं। जब हमें याद आए उसकी तो हम उस पत्र को खोलकर वापस पढ़ भी सकते हैं। और वो हमें दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा यदि पत्र इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो हम उसे एक पुस्तक का रूप भी दे सकते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि पत्र जैसा संतोष हमें फोन या एसएमएस नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है पत्र को खत
कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं को के नाम लिखे, यानी ये अलग अलग भाषा में पत्र के नाम है। इनको किन किन भाषाओं में किस नाम से पुकारा जाता है, यानी पत्रों को अलग अलग भाषाओं में किस किस नाम से पुकारा जाता है वो आपको लिखना है। आपने पाठ पढ़ा था तब आया था ये। चलो देखते हैं अपन। पहला है हिंदी भाषा में पत्र को चिट्ठी या पाती कहते हैं। अगला है संस्कृत में पत्र को पत्रम, तमिल में पत्र को कड़िद, कन्नड़ में पत्र को कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू व लेख और उर्दू में पत्र को खत कहते हैं। यानी अलग अलग भाषाओं में इस पत्र के अलग अलग नाम हैं। अगला प्रश्न है पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। यानी पाठ के अंदर आया है कि पत्रों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने या हमारे देश ने क्या क्या प्रयास किए वो आपको बताने हैं। उत्तर है पत्र लेखन कला का विकास करने के लिए विश्व डाक संघ ने, जो विश्व डाक संघ एक संस्था है, उसने 1972 में पत्र लेखन प्रतियोगिता आरंभ की। यानी पत्र लेखन प्रतियोगिता आरंभ की, जिसके अंदर इसमें 16 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को अनिवार्य कर दिया। यानी पत्र लेखन को आगे बढ़ाने के लिए विश्व डाक संघ ने क्या किया, 1972 में क्या किया, पत्र लेखन प्रतियोगिता आरंभ की। इसके अंदर हमारे देश के सारे बच्चे जो 16 वर्ष की ऊपर के हैं वो सारे भाग ले सकते हैं। और इस प्रतियोगिता के जरिए उन्होंने पत्र लेखन को आगे बढ़ावा दिया। और सरकार ने क्या किया, इस पत्र लेखन को हमारे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लगा दिया गया। स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन अनिवार्य है। यानी पत्र लिखने की कला को समझाना, पढ़ना, ये सब हमारे पाठ्यक्रम में आने लगा। किस लिए? पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित उत्तर लिखिए। यानी यहाँ पर कवि ने जो बताया था ना, पत्र धरोहर रह सकते हैं, पत्र को हम संग्रहित करके रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? आपको तर्क सहित बताना है। उत्तर है इसका, पत्रों से जो सूचनाएं या जानकारी मिलती है उन्हें पढ़कर रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है। यानी पत्र से हमें जो भी जानकारी मिलती है, जो भी सूचनाएं मिलती है, हम उसे रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। यह पत्र आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में मिलते हैं। इनके आधार पर पुस्तकों का निर्माण भी होता है। बड़ी बड़ी महान हस्तियों के पत्र हम संग्रहालयों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी तुलना में ऐसी स्पष्टता, विस्तारता तथा स्थायित्वता एसएमएस में नहीं होती, जिसके कारण इन्हें भविष्य के लिए सहेज कर रखना संभव नहीं होता। अतः पत्र निसंदेह धरोहर हो सकते हैं, एसएमएस नहीं। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हमें जो पत्र मिलते हैं उसे हम सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं और उसे पुस्तक का रूप भी दे सकते हैं। लेकिन एसएमएस जो भी हमारे पास आते हैं तो कभी कभी जैसे फोन गिर गया या टूट गया तो वो क्या होता है, खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन पत्र खत्म नहीं होते। और हमें महान व्यक्तियों के बारे में यदि जानकारी चाहिए, उनके पत्रों के बारे में जानकारी चाहिए, तो उनसे बने बड़े बड़े संग्रहालय हैं, अपन वहां पर जाकर वो पत्र, उनके द्वारा लिखित पत्र प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सारी सुविधा एसएमएस में नहीं होती, इसलिए पत्र को क्या कहा है, धरोहर। एसएमएस धरोहर नहीं हो सकते। पत्र हम आने वाली पीढ़ी को, यानी हमारी जो पूर्वज हुए उन्होंने जो पत्र लिखे, हमारे इतिहास की जो जानकारी हमें इतिहास में लिखे हुए पन्नों से मिलती है, वो हमें आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। लेकिन एसएमएस में ये सारी सुविधा नहीं होती। अगला प्रश्न, क्या चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल, मोबाइल ले सकते हैं? यानी यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रश्न, क्या पत्रों की जगह फैक्स, ईमेल और मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर है इसका, बदलते युग के साथ साथ संचार के साधन भी बढ़ रहे हैं, यानी अलग अलग आ रहे हैं संचार के साधन, लेकिन पत्रों की जगह यह सब कभी नहीं ले सकते, क्योंकि पत्र लिखने की अपनी एक कला होती है और पत्र में व्यक्ति अपने भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, उन्हें सहज कर रख सकता है, एक पुस्तक का रूप भी दे सकता है। व्यापारिक और सरकारी कार्य आज भी पत्रों के माध्यम से ही हो रहे हैं, अतः मोबाइल, ईमेल आदि पत्रों की जगह नहीं ले सकते। यानी
कहने का अर्थ है पत्रों की जगह कोई भी नहीं ले सकता। यदि पत्रों की जगह मोबाइल, ईमेल, फैक्स ने ले ली होती तो आज जो 4.5 करोड़ पत्र डाकघर में आते हैं वो नहीं आते। व्यापारिक कार्य और विभागीय कार्य, सरकारी कार्य जो भी होते पत्रों के माध्यम से होते, और पत्रों में व्यक्ति अपने भावों को स्पष्ट रूप से लिख पाता है, और सबूत के रूप में अपने को चाहिए तो अपन वो पत्र उठाकर बता भी सकते हैं। लेकिन मोबाइल, ईमेल और फैक्स पत्र की जगह नहीं ले सकती। ये हो गए इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर पूरे। अब लेते हैं भाषा की बात में आए कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न। लेते हैं अगला प्रश्न, भाषा की बात, यानी यहाँ पर आपके पाठ के अंदर आ चुका रखा है समाचार पत्र, प्रस्तुति पत्र। अब आपको क्या करना है, पत्र जोड़कर 4 या 5 शब्द और बनाने हैं। जैसे पहला बना दिया मैंने मांग पत्र, दूसरा शिकायती पत्र, तीसरा व्यक्तिगत पत्र, चौथा सरकारी पत्र। ये क्या हो गए, पत्र जोड़कर कुछ मैंने शब्द बनाए, जैसे मांग पत्र, व्यक्तिगत पत्र, शिकायती पत्र, सरकारी पत्र, और 5वां है प्रपत्र। ये तो बन गए 5 शब्द पत्र जोड़कर। मैंने 5 बनाए, आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखे 10 बनाओ, 5 मैंने बनाए, 5 आपको घर पे बैठकर पत्र शब्द जोड़कर 5 शब्द बनाने हैं। अब है आगे, एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ, यानी जो आपको क्या करना है, एक प्रत्यय लगाना है और नए शब्दों का निर्माण करना है। अगला है एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। पहले प्रत्यय होते क्या है, वो शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्दों में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। जैसे पहला रसायन धन इक, क्या बन गया, रासायनिक। अगला अर्थ प्लस इक, क्या बन गया, आर्थिक। अगला प्रकृति प्लस इक, क्या बन गया, प्राकृतिक। अगला समाज धन इक, क्या बन गया, सामाजिक। रसायन धन इक, क्या बन गया, रासायनिक। अर्थ धन इक, क्या बन गया, आर्थिक। प्रकृति धन इक, क्या बन गया, प्राकृतिक। अगला समाज धन इक, क्या बन गया, सामाजिक। अगला दिन धन इक, क्या बन गया, दैनिक। ये बन गए आपके 5 शब्द एक प्रत्यय लगाकर पूरे। 5 मैंने बनाए हैं और 5 आपको घर पे बैठ के बनाने हैं। ये हो गया अपना भाषा की बात के प्रश्न 1 और 2 पूरा। अगला है आपके टॉपिक पाठ्य पुस्तक में दे रखा है संधि संबंधी, यानी संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ होता है आपस में मेल। वैसे संधि होते कितने प्रकार की, संधि 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी क्या होती है, विसर्ग संधि। अब ये 3 प्रकार तो हो गए, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है दीर्घ संधि के उदाहरण। और दीर्घ संधि किसमें आती है, स्वर संधि में। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहले स्वर संधि कैसे कहते किसे हैं, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि, पहले इसके 5 प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाधिक स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ये तो हो गए इसके 5 प्रकार। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखी है दीर्घ स्वर संधि। क्या, कौन सी,
दीर्घ स्वर संधि। आपको इसके उदाहरण लिखने हैं। दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है, जब दो समान स्वर पास में मिलकर कोई अलग शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर संधि। एक बात याद रखना, संधि में दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, सटीक अर्थ निकलता है, वो कहलाती है संधि। दोनों ही शब्दों के जो धन के साथ जुड़े होंगे दोनों शब्दों का अर्थ निकलेगा, तब होगी संधि। यानी दो शब्दों के जैसे स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं, स्वर और स्वर भी हो सकते हैं, तो इन सब के मेल को अपन क्या कहते हैं, संधि। अब आपको यहाँ पर देखना है दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो समान स्वर सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे पहला ले लिया मैंने, हिम धन आले। क्या ले लिया, हिम धन आले। अब देखो आप म के अंदर अ का स्वर है तो यहाँ पर अ धन आ क्या बन गया, आ। ये भी सजाती है, दोनों समान है, इसलिए ये किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का। ये हो गया हिमालय। अगला है विद्या धन आलय। तो इसी तरह यहाँ विद्या में आ धन आ क्या बन गया, आ। समान स्वर है दोनों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद्यालय। दीर्घ स्वर संधि में यही ध्यान रखना है, जो धन से पहले वाला और पीछे वाला दोनों समान स्वर आएंगे वहां पे होगी दीर्घ स्वर संधि। अगला लेते हैं कवि धन इंद्र। क्या बन गया, कविंद्र। अगला विद्या धन अर्थी। क्या बन गया, विद्यार्थी। 1 2 3 4 हो गए। अब दूसरा लेते हैं भानु धन उदय। क्या बन गया, भानु उदय। अगला लेते हैं मही धन इंद्र। क्या बन गया, महेंद्र। अब देखो यहाँ पर भी ई का स्वर आ रहा है, यहाँ पर भी ई का आ रहा है, यहाँ पे भी ऊ का आ रहा है, यहाँ पे भी ऊ का आ रहा है, यहाँ पे आ का आ रहा है, यहाँ पे अ का आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे ई का आ रहा है और यहाँ पे भी ई का आ रहा है। तो ये क्या है, समान स्वर वाले, यानी धन के आगे वाला और पीछे वाले क्या आएंगे, समान स्वर आएंगे, वहां पे क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि। ये हो गया अपने कक्षा 8 का पाठ 5 पूरा। धन्यवाद।